गाजियाबाद के थाना लोनी के टोली मोहल्ले में कपड़े के ताजिर रईसुद्दीन और उसके दो बेटों को रईसुद्दीन के भतीजे ने ही गोली मारकर हलाक कर दिया। रईसुद्दीन की अहलिया नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल है। मुलजिम ने तफ्तीश के दौरान बताया कि वो अपने चचा से कपड़ों की तिजारत के लिए 10 लाख रुपये कर्ज मांगने गया था। चचा के इनकार पर गुस्से में उसने ये कदम उठाया। इसको अपने ताऊ के परिवार से मनी मन नाराजगी और जलन इस बात की थी क्योंकि इसका मानना था कि बिजनेस में वो लोग, उनका कारोबार अच्छा है, उनके पास पैसे रहते हैं। हम लोग को इसने कहा कि मैंने उन पे वार किया और पहले एक ब्रदर फिर दूसरे ब्रदर पे। वो दोनों ब्रदर अपने को बचाने की कोशिश में नीचे की तरफ भागते हैं। वहां पर इसकी ताई मिलती है, इनको लगता है ताई मुझे न पहचान ले। और गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है। मृतक रईसुद्दीन का सगा भतीजा अयूब ही निकला, अपने चाचा के परिवार का हत्यारा। कपड़ा व्यापारी थे रईसुद्दीन, बार बार भतीजा लगातार पैसे की मांग कर रहा था। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें तथ्य सामने आए हैं। एक बार फिर रिश्तों का कत्ल लोनी क्षेत्र में हुआ है। रोहित सिंह, न्यूज 18 नेटवर्क, गाजियाबाद। यूपी में 59,000 टीचरों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 59,000 में से बकाया टीचरों की भर्ती पर फौरी तौर से रोक लगा दी है। अर्जीगुजार अभिषेक श्रीवास्तव की तरफ से दाखिल स्पेशल अपील में कहा गया है कि अगर 59,000 टीचरों की बकाया सीटों पर भर्ती कर ली जाती है तो यह कानून और ज़ाब्तों की सख्त खिलाफवर्जी होगी। अर्जी में कहा गया है कि जब तक टीचर्स भर्ती के बाद मामलात का तस्फिया नहीं हो जाता उस वक्त तक भर्ती पर रोक लगा दी जाए। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच ने अर्जी पर समाअत के बाद टीचरों की बकाया भर्ती पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि यूपी में 59,000 टीचरों की भर्ती के मामले में कई उम्मीदवारों ने यूपी हुकूमत के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अर्जियां दाखिल कर रखी हैं। अब इस मामले की मजीद समाअत आइंदा 3 अगस्त को होगी। कोरोना वबा की तीसरी लहर के खतरे के अंदेशे के पेश नजर सरकारी सतह पर अस्पतालों में तैयारियों को पहले ही मुकम्मल कर लिए जाने की कोशिशें अंजाम दी जा रही हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी खास तौर पर बच्चों के लिए अलहदा से PICU वार्ड कायम करने के साथ वार्ड में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। खास बात यह है कि सरकारी सतह पर की जा रही इन कोशिशों को समाजी तंजीमों का भी साथ हासिल हो रहा है। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के ताउन से वियतनाम बौद्ध संघ ने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजों को 30 से ज्यादा वेंटिलेटर और 5 दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अतिया किए हैं। बौद्ध सिंह की जानिब से मेरठ में भारतीय मेडिकल कॉलेज को 5 और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज को 2 वेंटिलेटर डोनेट किए। आज मेरठ कॉलेज पहुंचे बौद्ध सिंह के जिम्मेदारान ने रुकने पार्लियामेंट राजेंद्र अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की मौजूदगी में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मेडिकल कॉलेज इंतजामिया के सुपुर्द किए। मेडिकल कॉलेज इंतजामिया ने वियतनाम बौद्ध सिंह की जानिब से डोनेट किए गए वेंटिलेटर को खास तौर पर बच्चों के लिए तैयार किए गए PICU वार्ड में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इनिशिएटिव का ही हिस्सा था जिसमें वियतनाम बौद्ध संघ ने 33 वेंटिलेटर हमारे देश को दिए, जिनमें से 5 को छोटा भाई नेपाल है उनको दिए और मेरठ में 7 टोटल वेंटिलेटर दिए गए हैं। हापुड़ जनपद में 1, गाजियाबाद जनपद में 1, गौतम बुद्ध नगर जनपद में 1, बुलंदशहर में 1, ये उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। उसके अलावा हरियाणा, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में भी वेंटिलेटर दिए गए हैं। इस तरह से बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा जो प्राप्त हुई ये हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। तीसरी लहर, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट और विशेषज्ञ ने बताया, यह 18 साल से नीचे वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। उसी मद्देनज़र रखते हुए कि हम लोग जो वेंटिलेटर्स आदि खरीद रहे हैं उसमें भी हमें 1-2 वेंटिलेटर्स मिल गए और ही ज़्यादा। अब हमारे पास जैसे हमारे पास 5 तब 7 हो जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी प्रकार के सहयोग से वास्तव में हमने दूसरी लहर का भी सामना किया और हमें पूरा विश्वास है कि तीसरी लहर या तो कमज़ोर होगी, क्योंकि हम सावधान हैं। इस बार हम वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, सावधानी भी बरत रहे हैं और अपनी तैयारी भी पूरी कर रहे हैं। तो वो लहर कमज़ोर भी होगी और यदि आएगी
तो हम उसका मुकाबला भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने रूसी वैक्सीन लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की। अहमद बुखारी और उनके बेटे शाबान बुखारी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खुराक ली। अहमद बुखारी ने आवाम से अपील की कि वो मुल्क को वबा से बचाने के लिए जरूर कोरोना की वैक्सीन लें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने आज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की नई तामीर शुदा इमारत का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग कॉलेज शुरू करने से कबल कई अहम मशवरे भी दिए। नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फरहा आजमी ने बताया कि 39 साल से एएमयू में स्कूल ऑफ नर्सिंग चल रहा था, अब बीएससी नर्सिंग शुरू होने जा रहा है। आज नर्सिंग के कोर्सेज की बहुत इफादियत भी है और एएमयू के 100 साला तारीख पे पहली बार ये शुरुआत हो रही है। ये आज जो हमारे ऑनरेबल वीसी साहब ने जो इंस्पेक्शन किया है वो एक नया कॉलेज कंस्ट्रक्शन हुआ है अभी, तो उसके लिए हम लोग क्योंकि 39 ईयर्स से हम लोग पुरानी बिल्डिंग में थे, स्कूल ऑफ नर्सिंग चल रहा था, लेकिन अभी इस साल लगभग 100 वर्षों के बाद जब से हमारी यूनिवर्सिटी बनी है, पहली बार यहाँ पर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का कोर्स खुलने जा रहा है। तो उस सिलसिले में हमारा ये कॉलेज नया अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है इस कॉलेज में, तो वही देखने के लिए हमारे वीसी साहब ने आज दौरा किया था। कोरोना से बचाने के लिए हुकूमत हर एक से वैक्सीन लेने की अपील कर रही, लेकिन वैक्सीन खत्म होने की वजह से कानपुर शहर में एक चीखो पुकार है। शहर में मेगा वैक्सीन समेत तकरीबन 54 वैक्सीनेशन मराकज में वैक्सीन लगाई जा रही है। दूर दराज से आने वाले लोग घंटों सेंटर खुलने के मुंतजिर रहते हैं, लेकिन इनको मुतला करने वाला कोई नहीं है और कोई भी गेट पर लिखे हुए नंबर पर फोन नहीं उठा रहा है। लोग परेशानी में वापस जा रहे हैं। 1 जुलाई से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू होने वाला है, जिसमें पूरे शहर को हम लोग पूरे जिले को महीने भर में आकर्षित करेंगे। उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। इसकी करस्पॉन्डिंग वैक्सीन अवेलेबिलिटी का शेड्यूल सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे बन चुका है। वैक्सीन अवेलेबिलिटी होने पे बहुत बड़ा अभियान चलेगा। निश्चित तौर पे हम ये प्रयास करेंगे कि जुलाई के महीने में वैक्सीनेशन से पूरे डिस्ट्रिक्ट को यथासंभव कवर कर सकें। नहीं, वैक्सीन नहीं, ऐसा कहना संभव नहीं है। वैक्सीन है जो कुछ सेंटर्स पे रिलोकेशन होता है, कुछ सेंटर पे कुछ चालू करना पड़ता है, कुछ बंद करना पड़ता है। वैक्सीन की इमीडिएट अवेलेबिलिटी और हम लोग मैपिंग देखते हैं कहाँ पे किस तरीके से उसको मैनेज कर सकें, उस पर बेस होता है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत भी तेज होती जा रही है। आज अलीगढ़ में सीनियर कांग्रेस लीडर दीपक जाधव ने पार्टी छोड़कर आरएलडी में शमूलियत की। इस मौके पर आरएलडी के सीनियर लीडर कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। दीपक जादौन के साथ मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद जाहिद जैसे मारूफ समाजी कारकुनान ने भी राष्ट्रीय लोकदल की रुकनियत ली। इस मौके पर कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा कुंबा बड़ा हो रहा है और मुस्तकबिल में होने वाले असेंबली इंतखाबात में पार्टी का कामयाब करना हम सभी की तरजीह है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 41 असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो आज जैन जी को इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन वो आवश्यकता के कारण नहीं आ पाए। अब उन पर जिम्मेदारी और बातें बढ़ गई है बड़े चौधरी साहब के न रहने की वजह से, तो हम इनका अपने राष्ट्रीय लोकदल परिवार में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि और भी लोग, अभी अन्य जनपदों में भी लोकदल की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। तो उसका कारण यह है कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी की रीति और नीति को लेकर आगे चल रहे हैं हम लोग सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता। तो उसी को एक नई दिशा और दृष्टि देने के लिए हमारे परिवार में आपका पदार्पण। अलीगढ़ के गांधी पार्क में आज एनएसयूआई के जिम्मेदारान ने आकाश मसीह की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुल्क में मुसलसल बढ़ रही गैस और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान पुलिस और एसएसयूआई के कारकुनान के दरमियान जमकर खींचतान भी हुई। कारकुनान वजीर आजम का पुतला नजर आतिश करना चाहते थे, जिसे पुलिस छीन कर ले गई। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर एहतजाज मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बड़े वादे करके आई थी कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, सिलेंडरों के दाम हाफ होंगे, किसानों को डबल मुनाफा होगा, दाल आधे रेटों में बाज़ार में मिला करेगी। और आज यहाँ पे मेरे को बोलते हुए बहुत शर्म आती है कि मोदी सरकार बहुत बेकार सरकार साबित हुई है। जिस तरीके से किसान 1 साल होने जा रहा है, बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, वहीं पे दूसरी तरफ सरकार पेट्रोल और डीजलों के दाम में वृद्धि तो कर ही रही है, गैस के सिलेंडरों के दाम भी बढ़ाती जा।
मेरठ जिला जेल में बंद कैदी के मजहब तब्दीली मामले में अब कार्रवाई को लेकर डीएम ने बयान दिया है। डीएम का कहना है कि जेल में ताराचंद नाम के कैदी के मजहब तब्दील करने के मामले में जांच की जा रही है। साथ ही ताराचंद की शिकायत पर दबाव बनाकर बदसलूकी करने के मामले की भी जांच की जा रही है। वाज़ेह कि मेरठ जिला जेल से पैरोल पर रिहा होकर बाहर आए ताराचंद नाम के कैदी के मजहब तब्दील कर लिए जाने का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों और हिंदू तंजीम से वाबस्ता अफराद ने ताराचंद पर गांव के लोगों को बहकाने का इल्जाम लगाते हुए न सिर्फ उससे बदसलूकी की थी, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में ताराचंद की दाढ़ी कटवाकर धमकाया भी गया था। डीएम मेरठ ने अब इस मामले में मुकम्मल जांच करके कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इस संबंध में जेल अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक दोनों से वार्ता की गई है। जहां तक जेल अधीक्षक ने ये बताया है कि इनके जिन्होंने धर्म परिवर्तन हुआ है कह रहे हैं, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी बताए हैं और जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन करा दिया, ये दोनों अलग अलग बैरक में रह रहे हैं। और जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि ऐसी कोई गतिविधि जेल के अंदर चल रहा है नहीं, इसके संबंध में वो सतर्क दृष्टि रखें। पुलिस जो गांव में जो गतिविधियां हुई है, जो शिकायतें हुई हैं, इस संबंध में पूरी कार्रवाई की है, सबसे पूछताछ किए हैं और कोई भी अपराध यदि इसमें परिलक्षित होता है तो पुलिस तत्परता से इस पर कार्रवाई करेगी। कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। अब हामिला खवातीन को टीका अंदाजी के अमल में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। नोएडा जिला अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रेनू अग्रवाल ने बताया कि वजारत सेहत ने हामिला खवातीन को टीका लगाने की इजाजत दे दी है। गाइडलाइन के मुताबिक टीका महफूज है। फिलहाल यूपी हुकूमत की जानिब से इस ताल्लुक से अहकाम नहीं जारी किया गया है। जैसे ही कोई रहनुमा खुतूत जारी किए जाएंगे, अस्पतालों में तैयारी की जाएगी। क्यों हमें क्या परेशानी नहीं है, क्यों लगाएं? लेकिन कोविड से बचने के लिए तो सरकार कह रही है कि टीका लगवाना सबको। अगर कोविड से बचने के लिए लगाना है तो क्यों लगवाएं? जब हम सही हैं तो बीमार हो तो लगवाएंगे। अभी अच्छे वाले हैं तो क्या करेंगे लगवा के? पूनम, आप लगवाएंगे तो कोविड का टीका? क्योंकि अब गर्भवती महिलाओं को भी लगने शुरू हो जाएंगे तो लगेंगे, तो आप लगवाएंगे? उससे फीवर तो हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से सुरक्षित है बच्चे और माँ दोनों के लिए, तो लगवा लेंगे। तो आपको कोई डर नहीं है? ये मतलब मन में है कि फीवर हो जाएगा ऐसा? गाजियाबाद की बेटी कुमाक्षी शर्मा पूरी दुनिया में छाई हुई हैं। असल में वो मेरठ की रहने वाली हैं, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से गाजियाबाद के पंचोटी में रहती हैं। कुमाक्षी साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए 50,000 पुलिस एहलकारों को तरबियत दे चुकी हैं। कुमाक्षी के नाम कई रिकॉर्ड भी शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजियाबाद की बेटी कामाक्षी शर्मा पूरी दुनिया में छाई हुई है। कामाक्षी को अपने कॉलेज के दिनों से ही हैकिंग का शौक था और आहिस्ता आहिस्ता ये शौक प्रोफेशन में तब्दील हो गया और अब कामाक्षी लोगों को साइबर क्राइम की तरबियत दे रही हैं। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए लोगों को आगाह करने और 50,000 पुलिस एहलकारों को तरबियत देने के लिए कामाक्षी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मेरी जर्नी शुरू हुई थी कॉलेज से। कॉलेज में जब मैं सेकेंड ईयर में थी तब मैं हैकिंग बहुत करती थी। तो कॉलेज में होता है ना वो कि मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अकाउंट हैक करके दे दो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ से मुझे हैकिंग का शौक लगा था। दैन धीरे धीरे मुझे पुलिस ने अप्रोच करना स्टार्ट किया। आफ्टर मैंने कुछ साल पुलिस के साथ वर्क किया, BPRND, CDTI जहाँ पुलिस की ट्रेनिंग्स होती हैं, या आपके बाकी IB ऑफिसर्स, रॉ ऑफिसर्स, इन सब के साथ मैंने वर्क किया। साल 2019 में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कामाक्षी ने 1 महीने की मुहिम चलाई, जिसमें IPS समेत मुतादिद पुलिस एहलकारों को तरबियत दी। कामाक्षी ने साल 2017 में कंप्यूटर साइंस में B.Tech किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत की तलाश न करते हुए कामाक्षी ने मुल्क भर में लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए मुहिम का आगाज किया। क्योंकि आज की डेट में कोई भी केस हो जाता है, मोबाइल हर किसी के पास है। भले ही केस मर्डर का होगा, लेकिन क्रिमिनल और विक्टिम दोनों के फ़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो हमें केस सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से
जो है हमारी जितनी भी बातें होती हैं क्रिमिनल्स की, चाहे वो पाकिस्तान का टेररिस्ट हो, सब कुछ आपको डिजिटल में कुछ ना कुछ एविडेंस मिलता ही है। तो जैसे ही जम्मू पुलिस में किया, जम्मू पुलिस को अच्छा लगा, उन्होंने मुझे आगे पठानकोट ट्रांसफ़र किया। देन पठानकोट पुलिस ने अपने यहाँ सेशन कराया एंड मुझे होशियारपुर ट्रांसफ़र किया। ऐसे करते करते हमने 25 से ज़्यादा सिटीज़ कवर अप कर ली 35 डेज़ में, और कन्याकुमारी पे ये रिकॉर्ड बना के फिनिश किया। कामाक्षी शर्मा ने बताया कि मुस्तकबिल में उनका ख्वाब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने का है जहां मुल्क और बैरून मुल्क की पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब हो। जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऐसे में साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। कामाक्षी का कहना है कि थोड़ी बहुत एहतियात के साथ इन चीजों से बचा जा सकता है। क्राइम जो है वो हर जगह बहुत देखा जा रहा है, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है जो इंडिया में इतना क्राइम बढ़ रहा है वो है डाटा की चोरी। और जब हमारे फ़ोन ही सिक्योर नहीं है, जब ये एप्लीकेशन से सिक्योर नहीं है, हमारा डाटा बेचा जा रहा है, तो इस वजह से साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कामाक्षी ने किस तरीके से साइबर क्राइम में अपना नाम कमाया है और बहुत सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिए हैं, और कामाक्षी चाहती हैं कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर दुनिया भर की पुलिस जुड़ी हुई हो और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हर एक चीज को ट्रैक किया जा सके। और इसके साथ ही कामाक्षी वेट कर रही हैं कि भारत सरकार की तरफ से उनको ऑफर मिले। हालांकि विदेशों से उनके पास बहुत सारे ऑफर हैं, लेकिन अभी कामाक्षी सिर्फ फ्रीलांसिंग और सोलो ही अपने इस पूरे अभियान को चला रही हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार में गुज़श्ता 1 साल से लॉकडाउन और कोरोना के सबब अक़लियतों का कोई काम नहीं हुआ है, ये कहना है अमारत शरिया बिहार का। अमारत शरिया के नायब नाज़िम मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि महकमे अक़लियती फलाह को अब इस जानिब फ़ौरन तवज्जो देना चाहिए। मौलाना सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक एक तरफ सूबे के तमाम अक़लियती इदारे तहलील हैं और दूसरी तरफ अक़लियतों का फलाही काम बंद है। हुकूमत बिहार के तहत मुसलमानों की और दीगर अक़लियतों की तालीमी और माशी हालत को बेहतर करने के लिए अक़लियती वजारत कायम है। उसके तहत बिहार सरकार ने एक बजट भी मुख्तस किया है, लेकिन गुज़श्ता 1 साल से जब से कोविड के वबा फैली हुई है, उसके जितने भी मंसूबे हैं वो पूरे तौर पर ज़मीन पे नाफिज नहीं हो रहे। इसलिए हमारी अपील होगी वजारत अक़लियती उमूर से, बिलखुसूस उसके चेयरमैन और उसके सदर और जो मिनिस्टर हैं और उसके सेक्रेटरी से, कि वो इन मंसूबों को जल्द से जल्द नाफिज करें और अमली जामा। हुकूमत बिहार के वज़ीर सनत सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार में दुनिया का बेहतरीन फूड पार्क बनाने का इरादा रखते हैं। इसी सिलसिले में सैयद शाहनवाज हुसैन ने इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मुंबई के दफ्तर में सनतकारों से मुलाकात की और उनसे सरमायाकारी की अपील की। इस मीटिंग में उन्होंने मुख्तलिफ सरमायाकारों से अलग अलग मुलाकात की और उनसे सरमायाकारी की अपील की। कोरोना के दौरान वज़ीर सनत का ये पहला मुंबई दौरा है। उन्होंने सनतकारों और बिहार के बाशिंदों से खिताब करते हुए कहा कि बिहार में सरमायाकारी की बेपनाह सलाहियत है और कई कंपनियां सरमायाकारी के लिए तजवीज़ भी भेज रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरमायाकारी करने वालों के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और शुमाल मशरिक़ की तमाम रियासतों में कारोबार करना आसान होगा। उन्होंने चमड़े की सनत से वाबस्ता लोगों से अपील की कि वो बिहार में अपने यूनिट कायम करें। महामारी में सबसे ज़्यादा मुंबई पीड़ित रहा है, महाराष्ट्र पीड़ित रहा है। अभी भी इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना है और मैं जो यहाँ आया हूँ उसमें हम लोग 9 फरवरी को जब हमारी सरकार नवंबर में बनी, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का आदेश हुआ कि बिहार जाना है और 2 विभाग का जिम्मा संभालना है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन सरकार चल रही है। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार को एक बेहतरीन ईमानदार छवि वाले मेहनती और अटल जी के साथ जिन्होंने भारत सरकार में काम किया और केंद्र और राज्य का दोनों का अनुभव ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को मिले जो वे लंबे काल तक। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने रूसी वैक्सीन लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की है।
अहमद बुखारी और उनके बेटे शाबान बुखारी ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खुराक ली। अहमद बुखारी ने आवाम से अपील की कि वो मुल्क को वबा से बचाने के लिए जरूर कोरोना की वैक्सीन लें। गुज़िश्ता दिनों कोरोना वायरस जैसी वबा ने हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में क़यामत खेज मंजर पेश किया और हर इंसान को हिला कर रख दिया। हालात ऐसे पैदा हो गए कि बेटा बाप को और बाप बेटे को कंधा तक न दे सके। इन हालात में इस जानलेवा बीमारी से लड़ने, अपने आप को और दूसरों को भी इस वायरस से महफूज रखने, इसके अलावा उम्रा, हज और दुनिया का सफ़र करने के लिए भी आज वैक्सीन का लगवाना निहायत ज़रूरी है। पटना में मुजाहरा कर रहे एसटीईटी उम्मीदवारों पर पुलिस की लाठियां बरसीं। दरअसल उम्मीदवार वजीर तालीम की रिहाइशगाह का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एहतजाजियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो एहतजाजी रास्ते पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच कुछ कहासुनी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उम्मीदवारों का मुतालबा था कि जिस तरह पहले के एसटीईटी उम्मीदवारों को छठे मरहले की तकर्री में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है, उन्हें भी ये मौका दिया जाए। एसटीईटी के छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आप देखिए शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े हुए हैं। और यही है कि करप्शन से जो घुसे अंदर उसको बाहर किया जाए और जो सच में मेरिट से अंदर आए हैं उनको अंदर रखा जाए। एक बार शिक्षा मंत्री से मेरी बात हुई है, उन्होंने बोला कि आपकी नियुक्ति जरूर होगी, आपकी चिंता हम लोग सभी को है, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है पूरा। सर आपके लिए रेस्ट्रिक्टेड, आपके लिए महल होगा, हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं। हम लोग भीख मांगने हो सकता है जज के हाउस के सामने भी जा सकते हैं, स्कूल के सामने भी भीख मांग सकते हैं। और ये समझ लें हम किसी से यहाँ पे भीख मांगने नहीं आए, ये हमारा अधिकार है। ये सभी वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से हो रहा है। काफी संख्या में यहाँ देखिए पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। काफी संख्या और यहाँ पे जो इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ये आगे ना बढ़े, क्योंकि इससे आगे मुख्यमंत्री आवास और सभी जो मंत्री हैं उनका आवास है, साथ ही साथ सभी जो पदाधिकारी हैं वो उनका कार्यालय, मुख्य सचिवालय यहीं पर है। ऐसे में इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में इन छात्रों के घुसने के कारण जो पुलिस प्रशासन है वो चौकस है और इन्हें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18।